हेलो फ्रेंड्स, बाल मंदिर के इस YouTube चैनल पर मैं नितिन शर्मा एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी को सुप्रभात। आज हम फिनॉल के रासायनिक गुणों के अंदर जो रासायनिक अभिक्रिया हमने शुरू की थी उसमें नेक्स्ट रिएक्शन लेते हैं। लास्ट रिएक्शन आपको पता होगा, हमने ईथरीकरण की अभिक्रिया ली थी। आज हम ले रहे हैं एस्टरीकरण। एस्टरीकरण का मतलब होता है एस्टर का निर्माण। किसका? एस्टर। एस्टर जो होते हैं, एस्टर का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है, तो यहां हमें ये ध्यान रखना है। इसके लिए तीन अभिक्रियाएं आपको ध्यान में रखनी। कितनी? तीन रिएक्शन। सबसे पहली आएगी कार्बोक्सिलिक अम्ल से क्रिया। कार्बोक्सिलिक अम्ल से क्रिया एक, ठीक है। अब कार्बोक्सिलिक अम्ल से क्रिया कैसे कराओगे आप, तो सीधा सा ध्यान रखिएगा। हमारे पास फिनॉल है, अब फिनॉल को यूं लिखेंगे C6H5OH, ठीक है। अब कार्बोक्सिलिक अम्ल है तो HOC डबल बॉन्ड O CH3, जैसे हमने ले लिया ये एसिटिक अम्ल। कौन सा? एसिटिक अम्ल। अब एस्टर कैसे बनेगा, तो देखिए आप एसिटिक अम्ल लेंगे तो यहां से OH और यहां से H, क्या हटाया? H2। H2 हटते ही देखो क्या आएगा, C6H5O C डबल बॉन्ड O CH3 इसके अंदर बनता है। C6H5, ठीक है। देखो ये C6H5O C डबल बॉन्ड O CH3 बनता है। तो यहां सूत्र लिखेंगे C6H5O C डबल बॉन्ड O और क्या बनता है? CH3 बनता है, ठीक है। ये बना इसके अंदर एस्टर। हटा क्या है इसके अंदर? H2O। क्या हटा? H2O इसके अंदर हटता है, ठीक है। तो ये इसके अंदर अभिक्रिया होती है, तो इसका नाम ध्यान रखिएगा। इसका नाम है मैथिल। ये एल्किल बेंजेनोएट, इसको पूरे को ओएट समूह कहते हैं। तो बेंजेनोएट, बेंजेनोएट भी लिख सकते हो या बेंजोएट भी लिख सकते हो। दोनों में से कोई भी एक शब्द इसके अंदर आ सकता है, ठीक है। ये ध्यान रखना है कार्बोक्सिलिक अम्ल। दूसरी आती है एसिटिल क्लोराइड से क्रिया। एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड से क्रिया करवानी है। तो एसिटिल क्लोराइड से क्रिया करवाओगे, सेम अभिक्रिया रहेगी। C6H5 ये OH प्लस एसिटिल क्लोराइड Cl C डबल बॉन्ड O CH3, ये होता है इसका सूत्र। देखो एसीटोन, एसीटोन को क्या लिखते हैं अपन? ये एसीटोन का सूत्र है। एसीटोन में एक CH3 हटाकर और उसके स्थान पर अगर अपन Cl लिखते हैं तो वो बन जाता है एसिटिल क्लोराइड। अब एसिटिल क्लोराइड से क्रिया कराओगे तो ये क्या हटा? देखो HCl हटते ये समूह इसके साथ जुड़ जाएगा, तो ये HCl हटाया हमने और ये जुड़ेगा C6H5O C डबल बॉन्ड O CH3। देखो इसमें भी यही उत्पाद, इसमें भी यही उत्पाद, यानी इन दोनों अभिक्रियाओं के अंदर उत्पाद क्या बन रहा है? एस्टर बन रहा है। और तीसरी रिएक्शन आती है एसिटिक एनहाइड्राइड से क्रिया। एसिटिक एनहाइड्राइड से क्रिया, तो इसमें देखो क्या बनेगा, तो आपको है ना ये सूत्र याद रखना है एसिटिक एनहाइड्राइड का। एसिटिक एनहाइड्राइड का जो अपन सूत्र लिखते हैं वो देखो, ये थोड़ा अलग पेन से लिख देता हूं। इसका सूत्र आएगा CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। ये है एसिटिक एनहाइड्राइड। देखो बीच वाला ग्रुप C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, ये एनहाइड्राइड है और एनहाइड्राइड के साथ दो CH3 जो एसिटिक को प्रदर्शित करते हैं, इसलिए इसका नाम दे दिया एसिटिक एनहाइड्राइड। अब इसकी क्रिया हम किससे करवा रहे हैं? फिनॉल से करवा रहे हैं। तो यूं लिख दो या फिर ऐसे करते हैं, पहले फिनॉल लिख देते हैं। चलो पहले फिनॉल ही ले रहे हैं ना अपन, तो ये C6H5OH प्लस अब एसिटिक एनहाइड्राइड CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O और CH3। अब इसमें क्या हट रहा है वो देखो आप। हमें बनाना क्या है? एस्टर बनाना है। एस्टर का सूत्र क्या आता है? देखो लास्ट में C6H5O तो है, लेकिन यहां आ रहा है C डबल बॉन्ड O CH3। अब यहां से देखो आप C डबल बॉन्ड O CH3, ये समूह तो हमें रखना है। तो
तो यहां से H हटाओ, ठीक है, और इधर से ये पूरा का पूरा समूह हटाओ। अब ये पूरा अम्ल बनेगा CH3 COOH, ठीक है। तो हटेगा इसके अंदर CH3 COOH हटा, ठीक है। अब CH3 COH हटा है इसके अंदर, तो पीछे क्या रहा, देखो C6H5O C डबल बॉन्ड O CH3 C6H5O C डबल बॉन्ड O CH3, तो ये बनता है C6H5O C डबल बॉन्ड O CH3। तो ये भी क्या बना, एस्टर, ये भी क्या बना, एस्टर, और ये भी क्या है, एस्टर है, ठीक है। तो ये तीन अभिक्रियाएं हैं एस्टरीकरण के अंदर। तो आपको पूछे कि फिनॉल के एस्टरीकरण की अभिक्रिया बताओ, तो आप इन तीनों में से कोई भी एक रासायनिक अभिक्रिया बता सकते हो, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, अब हम इसमें आगे सातवीं अभिक्रिया लेते हैं। देखिए सातवीं अभिक्रिया आती है, वो है इसमें बेंजोइलीकरण। नाम क्या आएगा, बेंजोइलीकरण। देखो सातवीं रिएक्शन है बेंजोइलीकरण, सातवीं है बेंजोइलीकरण, यलीकरण। बेंजोइलीकरण का मतलब होता है कि बेंजोयल क्लोराइड से क्रिया, बेंजोयल क्लोराइड, बेंजोयल क्लोराइड से हम क्रिया बताते हैं। तो जैसे एसिटिल क्लोराइड का सूत्र था CH3C डबल बॉन्ड O Cl, वैसे ही बेंजोयल क्लोराइड में क्या करोगे आप कि ये जो CH3 है ना, इस CH3 के स्थान पर C6H5 बेंजोइल समूह जोड़ देंगे, ठीक है। अब कैसे रिएक्शन होती है, तो देखो आप सबसे पहले तो ले लो फिनॉल, तो C6H5OH, ठीक है। अब बेंजोइल क्लोराइड है तो पहले Cl लिख दो, फिर C डबल बॉन्ड O और ये C6H5, ये किसका सूत्र है, बेंजोइल क्लोराइड का। अब क्या हट रहा है, देखो आप यहां से Cl और यहां से H, HCl हटाया। अब HCl हटाते ही इसमें देखो क्या आया, C6H5O C डबल बॉन्ड O C6H5O C डबल बॉन्ड O और C6H5। अब ये भी, इसमें भी क्या बनता है, एस्टर ही है, ये भी एस्टर समूह जैसा ही बनता है। अब इसका नाम लिखेंगे तो देखो वो था एल्किल एल्केनोइड, अब यहां पर दोनों तरफ फेनिल समूह है, तो एक ग्रुप को फेनिल लिखो और दूसरे को बेंजीनोइड के रूप में लिखते हैं, क्योंकि बेंजोइलीकरण क्रिया है तो इसमें हम लिखेंगे फेनिल। एक तो क्या लिखते हैं, फेनिल, और फिर इसके साथ में नाम जोड़ देंगे बेंजोएट या बेंजीनोइड, जो भी आप लिखना चाहो वो लिख सकते हो, ठीक है। तो ये बेंजोइलीकरण की क्रिया इसके अंदर आती है। और लास्ट रिएक्शन आती है इन अभिक्रियाओं में, कौन सी, पहली अभिक्रिया जो AROH में फिनोलिक समूह की अभिक्रियाएं थी, ये याद रखना है, वो है ऑक्सीकरण। क्या याद रखेंगे, ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण के अंदर उत्प्रेरक याद रखिएगा आप, उसमें तो हमने वैसे जनरली क्या कहा है कि फिनॉल को ऐसे वायु में अगर खुला रखते हैं तो वह स्वतः ऑक्सीकृत होकर पैरा बेंजोक्विनोन बनाती है, जो गुलाबी रंग के द्रव के रूप में हमें फिनॉल दिखाई देता है। यहां पर उत्प्रेरक जो लेते हैं वो लेते हैं क्रोमिल क्लोराइड। कौन सा, क्रोमिल क्लोराइड। ये उत्प्रेरक की उपस्थिति में, इसका सूत्र याद रखिएगा CrO2Cl2, ये क्रोमिल क्लोराइड है, ठीक है। अब आप इसका ऑक्सीकरण करेंगे तो इसको मैं कैसे बताता हूं, देखो ध्यान दीजिएगा, ये C, ये OH, ठीक है, 1 2 ये 3 4 5 6 और ये हो गए 1 2 3 4 5 6, सब में क्या जुड़ा हुआ है, H। क्या है सूत्र इसका, C6H5 और OH। देखो 1 2 3 4 5 कार्बन 6 1 OH समूह,
अब इसमें अल्टरनेट क्या था, डबल बॉन्ड होता है, इसका हम क्या करते हैं, ऑक्सीकरण करते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस अभिक्रिया को मैं बिल्कुल स्पष्ट तरीके से बता रहा हूं, ठीक है। और उपस्थिति किसकी है, CrO2 Cl2 की उपस्थिति में। अब जब इसका ऑक्सीकरण होता है तो ये उत्पाद बनाएगा, C डबल बॉन्ड O। देखो यहां से एक हाइड्रोजन हटेगी, ठीक है। अब यहां लेते हैं C, इधर C, इधर C, इधर C और इधर दोनों तरफ C। पहले यहां जोड़ दो H H H H, बंद देना। अब बंद ऐसे नहीं बताने, देखो यहां H हटाया, यहां से एक H हटाया। जब हम यहां से H हटाते इसके साथ में एक ऑक्सीजन जोड़ते हैं, डबल बॉन्ड। ऑक्सीजन कार्बन से हमेशा डबल बॉन्ड से जुड़ती है, तो यहां से H हटते ही देखो ध्यान देना, यहां से एक हाइड्रोजन, यहां से एक हाइड्रोजन, इधर से ऑक्सीजन मिलके क्या बना देंगे, H2O। अब एक ऑक्सीजन यहां थी, हमें एक ऑक्सीजन की जरूरत थी, यानी हमने कितने ऑक्सीजन यूज में लिए, 2 ऑक्सीजन यूज लिए। एक इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन के साथ मिलकर जल बनाती है और एक ऑक्सीजन इधर जुड़ती है। अब आप इसमें बंध चेंज कीजिएगा, देखो इस कार्बन को, इस कार्बन पे 1 2 3 4 बंध है, तो यहां कोई बंध नहीं आएगा। इधर कितने हैं, 1 2 3, इधर कितने हैं, 1 2 3, इन दोनों कार्बन पर 3 3 है, तो एक डबल बॉन्ड इधर लगा दो। इधर देखो 1 2 3 4 है, इधर भी यही 3 वाली स्थिति है, तो ये स्थिति, इसको बोलते हैं अपन पैरा बेंजोक्विनॉन, पैरा बेंजोक्विनॉन। और यही उत्पाद था ऑक्सीकरण में, या इसका सूत्र लिखते हैं तो इस सूत्र को यूं लिखा जाता है, ये डबल बॉन्ड O और ये डबल बॉन्ड O और ये स्थिति होती है। वास्तव में ये रिएक्शन होती है। और इधर भी अगर आप लिखना चाहो तो इसको यूं भी लिख सकते हो। डायरेक्ट अगर बताना चाहो तो ये तो मैंने आपको बताया है कि ये कैसे इसके अंदर बंध टूट के और ये स्थिति बनती है। आप ये बता सकते हो, फिनॉल का ऑक्सीकरण किया, पैरा बेंजोक्विनॉन बना, ठीक है। तो ये हमने पहले प्रकार की अभिक्रिया जिसमें था ना AROH में फिनोलिक समूह की जितनी भी रिएक्शन थी वो ये आती है। अब हम लेते हैं सेकंड नंबर, वो आती है बेंजीन वलय की रासायनिक अभिक्रिया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, चलो अब हम लेते हैं सेकंड। पहले हमने ली थी फिनोलिक समूह की अभिक्रियाएं, ठीक है, जिसमें ये 6 अभिक्रियाएं। पहला अम्लीय प्रकृति था, फिर अमोनिया, है ना, अमोनिया से क्रिया, जिंक धातु से क्रिया, सबसे अलग अलग क्रिया बताई थी। अब हम ले रहे हैं इसमें बी मेन, या सेकंड नंबर ले लेते हैं, बी ले लेते हैं। वो है बेंजीन वलय, बेंजीन वलय पर अभिक्रियाएं या बेंजीन वलय की अभिक्रियाएं। देखो फिनॉल 3 प्रकार की अभिक्रियाएं दर्शाता है। कितने प्रकार की, 3, जिसमें पहली हो गई और दूसरी ये है। इसमें हम बताते हैं कि यह इलेक्ट्रॉन्स नहीं, कौन सी, इलेक्ट्रॉन्स नहीं अभिक्रियाएं प्रदर्शित करता है। इलेक्ट्रॉन्स नहीं अभिक्रियाएं मुख्य रूप से इसके द्वारा दर्शाई जाती है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं अभिक्रियाएं दर्शाई जाती है। और इसमें उत्पाद जो बनते हैं वो बनते हैं ऑर्थो और पैरा उत्पाद। आपने फिनॉल की जो संरचनाएं देखी थी, कौन सी, ये अपने अनुनादी संरचनाएं, उन अनुनादी संरचनाओं में देखा था ऑर्थो पैरा स्थिति के ऊपर माइनस आवेश आता है। माइनस का मतलब ये होता है कि वहां पर इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक है, तो आने वाला समूह जो होता है जिसको इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है वह ऑर्थो और पैरा के साथ में क्या करता है, उत्पाद का निर्माण करता है। तो इसमें हम सबसे पहली अभिक्रिया ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, वो है नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण का मतलब होता है बेंजीन वलय में नाइट्रो समूह का प्रवेश करवाना, ठीक है। और नाइट्रीकरण के अंदर याद रखिएगा
HNO3 से क्रिया होती है। किससे? HNO3 से क्रिया। लेकिन उपस्थिति मैंने आपको बताई थी, किसकी उपस्थिति में होती है? H2SO4 की उपस्थिति में। ठीक है, आप देखो, आप और तो पैरा उत्पाद बनाने, तो हम लेते हैं सबसे पहले फिनॉल। क्या लिया? ये लिया हमने फिनॉल। ठीक है, अब फिनॉल की अभिक्रिया हमने करवाई HNO3 से। किसकी उपस्थिति में? H2SO4 की। अब आप इसको तोड़ो, इसको ऐसे लिख सकते हैं HONO2 के रूप में, या ये लिखते हैं ना, तो HONO2 भी लिख सकते हो। अब इसमें क्या होगा? देखो, यहां से ये ऑर्थो स्थिति है और ये पैरा स्थिति, तो दोनों में से कहीं से भी इसके अंदर, मतलब हमारे को बताने दोनों है, तो OH और यहां से H, यहां से H, H2 हटेगा और H2 हटते इसमें जो उत्पाद बनता है वो ये बनेगा। एक बार समूह जुड़ेगा NO2 के पास और दूसरी संभावना बनती है वो किसके साथ में बन सकती है? यहां पर। तो ये ऑर्थो और पैरा, ये उत्पाद इसके अंदर बनते हैं। तो क्या लिखेंगे? ये ऑर्थो, ये पैरा। नाम क्या लिखेंगे? अब देखो, नाइट्रो समूह है, तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और ये पैरा नाइट्रोफिनॉल, तो ये ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और ये क्या आ जाएगा? पैरा नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, ये दो उत्पाद इसके अंदर संभावना बनती है, ऑर्थो और पैरा की। अब यहां ये आपको पता है, हमने बेंजीन की जो अभिक्रियाएं पढ़ी थी 11th क्लास के अंदर, जिसमें नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण वगैरह आई थी, एसिटिलीकरण वगैरह आई थी, एल्किलीकरण आई थी, तो उसी के संबंधित ये नाइट्रीकरण अभिक्रिया। अब यहां हमारे पास NO2 समूह है, तो देखो इस क्रिया में क्या होता है? इस क्रिया में NO2 जो होता है, ये NO2 प्लस, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, जो इलेक्ट्रॉन नहीं के रूप में इसके साथ में जुड़ता है। अब ये बनेगा कैसे? तो आपको ये रिएक्शन ध्यान रखनी है कि HNO3 जो होता है, HNO3, ये HNO3 के दूसरे अणु के साथ में क्रिया करेगा। HNO3 से रिएक्शन करता है। अब एक बनाना है NO2, तो इसमें से देखो, यहां NO3 है ना, इसमें से NO2 बाहर निकाल दो आप, तो NO2 निकालते क्या आएगा? NO2 प्लस आयन। क्या बनेगा? एक NO2 प्लस आयन निकाला। अब एक ऑक्सीजन इधर, एक हाइड्रोजन ये, ध्यान दीजिएगा, एक ऑक्सीजन इसमें बचा हुआ, एक हाइड्रोजन इसका और एक हाइड्रोजन इसका, ये मिलके बनाएंगे H2O। क्या बनाएंगे? H2O। और पीछे क्या रहा? NO3, तो NO3 किसके रूप में रहता है? माइनस के रूप में, NO3 माइनस आयन। ये अभिक्रिया इसके अंदर होती है और वास्तव में ये रिएक्शन यूं चलती है और यही HNO3 से NO2 का निर्माण होता है। ठीक है, तो पहली रिएक्शन है नाइट्रीकरण, HNO3 से क्रिया, किसकी उपस्थिति में? H2SO4 की उपस्थिति में। तो ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनॉल का निर्माण होता है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो, अब इस अभिक्रिया में अगर हमें पिक्रिक अम्ल बनाना है, जैसे अपन ने लास्ट लेक्चर के अंदर बताया था कि पिक्रिक अम्ल कैसे बनता है, तो पिक्रिक अम्ल में क्या होता है? 3 NO2 समूह होते हैं। तो इसी रिएक्शन में आगे हम बढ़ते हैं। देखो, पिक्रिक अम्ल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा कि इसमें ये लिखते हैं कि यदि इस क्रिया में H2SO4 का आधिक्य, यानी H2SO4 की मात्रा अधिकतम, H2SO4 का आधिक्य लिया जाए तो पिक्रिक अम्ल बनता है। क्या बनता है? पिक्रिक अम्ल बनता है। अब पिक्रिक अम्ल कैसे बनेगा, वो चीज आपको इसमें ध्यान रखनी है। तो पिक्रिक अम्ल बनाने के लिए हमें सबसे पहले HNO3, जो अपन ने NO2 समूह बताया है, वह NO2 समूह बनाना है। तो सबसे पहले आप क्या करो, HNO3
ये HNO3 की क्रिया H2SO4 से कराइए। HNO3 की क्रिया H2SO4। अब इसमें हमें क्या करना है, H2SO4 का आधिक्य लेना है। किसका? H2SO4 का। तो ये मैं थोड़ा दार बता देता हूं, इसमें आपको थोड़ा दिक्कत हो सकती है। HNO3 प्लस H2SO4, ठीक है। अब H2SO4 का हम ले रहे हैं आधिक्य। हमें बनाना क्या है? NO2। क्या बनाना है? NO2। तो सबसे पहले बना दो NO2। NO2 के ऊपर आवेश क्या होता है? प्लस, ठीक है। अब ये जो H2SO4 है ये टूटेगा, और टूटते ही देखो एक धनायन है तो दूसरा ऋणायन भी बनेगा। तो दूसरा ऋणायन इसके अंदर बनता है HSO4 माइनस। क्या बनता है? HSO4 माइनस। अब देखो आप यहां से एक हाइड्रोजन रही, इधर एक ऑक्सीजन बाकी रही, क्योंकि NO2 निकला है। एक हाइड्रोजन यहां से वापस, एक हाइड्रोजन, और यहां से ये एक हाइड्रोजन ना लेके दो हाइड्रोजन का निर्माण करता है। देखो NO2 है तो एक इसके अंदर बनता है H3O प्लस आयन। तीन उत्पाद इसमें बनते हैं इन दोनों की क्रिया से, NO2 प्लस HSO4 माइनस और H3O प्लस। अब इसमें हाइड्रोजन संतुलित नहीं। देखो आप यहां कितने हाइड्रोजन है? दो और एक तीन। इधर है एक और तीन चार। तो हम क्या करेंगे, इसके आगे दो लिखेंगे। दो लिखते ही यहां पर आ जाएगा 2HSO4, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो यहां दो धनायन आ रहे हैं और पहले एक ऋणायन था, लेकिन बैलेंस क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए, इसलिए 2HSO4 हो गए, ठीक है। अब आप क्या करो, फिनॉल की अभिक्रिया, किसकी? फिनॉल की। अब फिनॉल है तो फिनॉल की अभिक्रिया अपन किससे करवाते हैं? NO2 प्लस आयन से। हमें बनाना है पिक्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल? पिक्रिक। पिक्रिक अम्ल में NO2 तीन जुड़े हुए रहते हैं, इसलिए इसके आगे क्या लिखेंगे? तीन, ठीक है। अब आप इसको बनाओगे अम्ल को, तो अम्ल का सूत्र ये होता है कि एक NO2, ये दूसरा NO2 और ये तीसरा NO2, ठीक है। ये वलय है और इधर क्या आ जाएगा? OH। ये बनता है इसमें कौन सा अम्ल? पिक्रिक अम्ल। कौन सा? पिक्रिक अम्ल बनता है। अब देखो उत्पाद हम क्या बता रहे हैं? ऑर्थो और पैरा। 1-2 स्थिति ऑर्थो, 1 2 3 और 4 1-4 स्थिति पैरा, और ये वाली स्थिति भी कौन सी होती है? ऑर्थो स्थिति ही होती है। तो इसका नाम हम क्या लिख सकते हैं? ऑर्थो पैरा, या यूं बता दो इसका नाम 1 2 3 4 5 6 2 4 6 ट्राई नाइट्रो, और है क्या ये? फिनॉल। क्या नाम है? फिनॉल। 2 4 6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल। तो ये नाइट्रीकरण की पहली अभिक्रिया है, जिसमें आपको दो अभिक्रियाएं मुख्य रूप से ध्यान में रखनी है। एक नॉर्मली ऑर्थो पैरा उत्पाद, और दूसरी अभिक्रिया कौन सी है? पिक्रिक अम्ल के निर्माण की क्रिया, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है। अब दूसरी रिएक्शन हम लेते हैं, वो है सल्फोनीकरण। अब सल्फोनीकरण भी आपने पढ़ा है 11th क्लास के अंदर। देखो सल्फोनीकरण अभिक्रिया जो होती है, सल्फोनीकरण में हम क्या बोलते हैं इसको? सेकंड नंबर रिएक्शन आती है इसकी, सल्फोनीकरण। तो सल्फोनीकरण, सल्फोनीकरण का मतलब ये हुआ, वैसे देखो हमने लिया था ओलियम, लेकिन यहां पर ओलियम नहीं है, इसमें H2SO4 से क्रिया, किसकी? H2SO4 से क्रिया होती है, और उत्पाद जो बनेगा वो बनेगा, देखो कौन सा है? ऑर्थो और पैरा। तो हम बता सकते हैं इसमें ऑर्थो और पैरा, ठीक है। और फिर क्या बता सकते हैं? हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल बनता है। हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, कौन सा? सल्फोनिक अम्ल बनता है, सल्फोनिक अम्ल बनेगा। तो पहले हमें सल्फोनिक अम्ल का सूत्र क्या होता है?
ये पहले इसका निर्माण करना है, तो इसके निर्माण के लिए क्या करेंगे, देखो H2SO4 प्लस H2SO4, ये हम नॉर्मल रिएक्शन लेते हैं। दो H2SO4 की क्रिया से एक बनाना है धनायन और एक बनाना है ऋणायन। हम क्या लिख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही, तो ये एक इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह व्यवहार करता है। तो आप इन दोनों की रिएक्शन में से क्या करो, एक इलेक्ट्रॉन स्नेही बाहर निकाल दो। जैसे कौन सा था हमारे पास SO3H, ये किसके रूप में निकलता है, प्लस के रूप में। देखो यहां से ध्यान दीजिएगा, यहां से मैंने हटाया SO3 और इधर से H, ये हट गया। अब इधर क्या रहा, एक ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन रही, ये SO3 गया, एक ऑक्सीजन रहा, ठीक है। अब यहां से एक हाइड्रोजन, कितनी, एक हाइड्रोजन बाहर निकलेगी और ये निर्माण कर रही है, देखो HOH H2SO4 का। तो एक धनायन है ना, तो दूसरा ऋणायन जो बनेगा वो क्या बनेगा, HSO4 माइनस। देखो यहां से एक H निकला तो HSO4 माइनस, अब एक H O और H मिलके क्या बनाएंगे, H2O का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो अब बना क्या है, ये सल्फोनिक समूह। अब इसको आप जोड़ो किसके साथ में, फिनॉल के साथ में। तो फिनॉल से आप इसकी रिएक्शन करवाएंगे, तो ये हमारे पास आया फिनॉल। अब इसकी क्रिया कराओ SO3H, इसके ऊपर आवेश प्लस इसलिए बताएंगे क्योंकि ये क्या है, इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब इसे जोड़ेंगे, क्या बता रहे हो, ऑर्थो पैरा, तो एक जोड़ दो आप ऑर्थो स्थिति पर, ये SO3H और ये OH, ठीक है। ये आ गया 1 2 स्थिति होती है। अब नंबरिंग यहां से लेंगे तो 1 और 2 स्थिति होगी, ठीक है। और दूसरा हम ले रहे हैं यहां पर ये SO3H और ऊपर क्या है, इधर OH है, ये आ गया, ठीक है। तो अब देखो पहला इसको नाम नंबर देते हैं, तो 1 2 3 और 4, तो ये बन गया ऑर्थो हाइड्रोक्सी, ऑर्थो हाइड्रोक्सी। फिर बेंजीन, ये बेंजीन, और अम्ल कौन सा है, सल्फोनिक अम्ल। कौन सा, सल्फोनिक अम्ल। ये आ गया ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। और दूसरा है ये पैरा स्थिति आती है, कौन सी, पैरा स्थिति। तो पैरा स्थिति लेंगे तो यहां आ जाएगा पैरा हाइड्रोक्सी, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन, और कौन सा अम्ल है, सल्फोनिक अम्ल, ठीक है। ये इसके अंदर अभिक्रियाएं दो है, अभिक्रिया मुख्य रूप से। तो आज हमने इसमें क्या लिया, सबसे पहले ली थी वो शुरू वाली 3 अभिक्रिया, जिसमें एस्टरीकरण अभिक्रिया थी, बेंजोइलीकरण अभिक्रिया थी और ऑक्सीकरण अभिक्रिया थी। फिर हमने बी लिए बेंजीन वलय की अभिक्रिया, इसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं अभिक्रिया है। जो उत्पाद बनता है तो ऑर्थो और पैरा क्यों बनेगा, वापस सुन लो। फिनॉल के अंदर, फिनॉल के अंदर जो अनुनादी संरचनाएं होती है उसमें ऑर्थो और पैरा पर माइनस आवेश आता है, वहां पर इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिकतम है। तो उस स्थान पर जहां इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होगा वहां हमेशा कौन जुड़ेगा, इलेक्ट्रॉन नहीं जुड़ता है, जिसके ऊपर खुद के ऊपर आवेश क्या होता है, प्लस आवेश होता है, ठीक है। तो उसके आधार पर पहले हमने ली नाइट्रीकरण, सामान्य नाइट्रीकरण में तो ऑर्थो और पैरा क्या बनते हैं, नाइट्रोफिनॉल बनते हैं। लेकिन पिक्रिक अम्ल बनाने के लिए H2SO4 का आधिक्य लिया जाता है। तो आपको सवाल ये पूछेंगे कि फिनॉल से पिक्रिक अम्ल बनाने की रासायनिक अभिक्रिया लिखो, तो वो रिएक्शन आपको इसमें बतानी है, ठीक है। और दूसरा आया सल्फोनीकरण, तो सल्फोनीकरण H2SO4 से क्रिया, उत्पाद क्या बनते हैं, ऑर्थो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल बनते हैं। तो ये रिएक्शन थी, यहां पर H2SO4 पहले HSO3 को अलग किया तो H और O बाकी, फिर यहां से HSO4 को अलग किया तो एक हाइड्रोजन, देखो ये SO3H HSO4 फिर H2O। ये रिएक्शन साथ में बतानी जरूरी है, ध्यान रखिएगा। फिर हम इस फिनॉल की क्रिया इससे करवाते हैं तो ये ऑर्थो और पैरा उत्पाद इसमें प्राप्त होते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो,
ठीक है, तो अब यहां तक हमने रिएक्शन लिए। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इससे आगे वाली अभिक्रियाएं लेंगे जिसमें एल्किलीकरण होगा, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रियाएं वगैरह होगी। ठीक है, तो आप बाल मंदिर के इस YouTube चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।